So get books was generated, but we have to, if we have to set book, yeah, we have to add book, then we have to use dot add method with this collection. So this add method is of a e-list. E-list E-list has add method for adding objects to the list. To iterate over them, you would do something like this. तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, आइटरेटर सिंटैक्स है जावा का। राइटर डॉट गेट बुक आइटरेटर, तो एक तरह का समझ लें फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हमने आइटरेटर लगाया है जिसमें ये आपका अगला उसको पिक कर रहा होता है। ये आइटरेटर क्या करेगा, पूरी कलेक्शन जो गेट बुक्स कलेक्शन है उस पे वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट उठाएगा। हैज़ नेक्स्ट से एक आइटरेशन होगी, अगला ऑब्जेक्ट उठा के इसको आई टी आर वेरिएबल में डालेगा, और आई टी आर वेरिएबल में यहाँ पे आई टी आर नेक्स्ट करेंगे तो अगला ऑब्जेक्ट उसमें आ जाएगा और दैट ऑब्जेक्ट विल बी पिक्ड। तो आप आइट्रेशन को उसमें से एलिमेंट बाय एलिमेंट पिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन मैनिपुलेट, उसके साथ जो भी करना है आप कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करनी है मैनिपुलेशंस करनी है वो कर सकते हैं आप। अब देखें ये तो कोड जनरेट हो गया। अब अगर इस कोड को हमने यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक कोड जनरेट हो गया, मैंने डोमेन मॉडल बनाया और मैंने एक कोड जनरेट कर लिया। अब मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए कि मेरा बहुत सारा कोड जनरेट हो गया, नाउ आई हैव टू जस्ट ऐड सम बिजनेस लॉजिक इन इट। तो ये फॉर एग्जांपल अब मैंने ये सोचा है कि जी मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, इंस्टेंशिएट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने का ये, सो आई हैव क्रिएटेड अ मेन मेथड। मेन मेथड में मैंने सबसे पहले मैं फैक्ट्री का एक इंस्टेंस बना लूँगा। फैक्ट्री का इंस्टेंस मैंने आपको बताया था, उसका मकसद ये होता है कि वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सिंगलटन पैटर्न स्टाइल है। जब आप करते हैं लाइब्रेरी फैक्ट्री डॉट ई इंस्टेंस, ये जैसे यहाँ पे स्टैटिक फाइनल है ई इंस्टेंस, तो स्टैटिक फाइनल का मतलब ये है कि इसके इंटरफेस के नाम के साथ आप डॉट लगा के इसको बगैर इंस्टेंस क्रिएट किए हुए ही आप इसको कॉल कर सकते हैं ई इंस्टेंस को। तो जैसे ही हम ई इंस्टेंस को कॉल करेंगे इट विल रिटर्न अस एन ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट्री क्लास, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। वो आ जाएगा यहाँ पे, तो वी विल हैव एन इंस्टेंस which has the capability of calling, ये मैं पिछले दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैं आप दिखाया था कि लाइब्रेरी फैक्ट्री में ई इंस्टेंस को हमने कॉल किया, लाइब्रेरी फैक्ट्री डॉट ई इंस्टेंस, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। अब उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्रिएट बुक, क्रिएट लाइब्रेरी, क्रिएट राइटर, गेट लाइब्रेरी पैकेज, इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं उस इंस्टेंस के जरिए, क्योंकि ये सी के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो उस इंस्टेंस से हमने ये किया है कि हम सबसे पहले एक राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स के साथ पकड़ के हमने उसको डॉट क्रिएट राइटर मेथड कॉल किया। जो ये वाला मेथड जो है क्रिएट राइटर, ये क्रिएट राइटर मेथड कॉल किया हमने, तो राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी कैन, अगर राइटर क्लास में जाएंगे तो इसमें एक मेथड है सेट नेम के नाम से। नाउ वी आर कॉलिंग राइटर डॉट सेट नेम और वी आर गिविंग सम नेम टू द ऑब्जेक्ट। तो हमने ये नाम दे दिया उस ऑब्जेक्ट को। तो जितने मेथड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, ऑल मेथड्स विल बी यूज टू क्रिएट अ बिजनेस लॉजिक। तो हमने क्या किया, हमने फैक्ट्री राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नाम सेट किया। इसी तरह नाउ वी आर क्रिएटिंग अ बुक ऑब्जेक्ट, तो हम क्रिएट बुक वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, तो बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब बुक के अंदर सेट टाइटल एक मेथड होगा, बुक में जाए तो यहाँ पे आपको सेट टाइटल नज़र आ जाएगा, ये सेट टाइटल भी हम कॉल कर रहे हैं। और हमने टाइटल में पैरामीटर पास कर दिए हैं जो टाइटल रखना है हमने। और उसके बाद हम ने क्या किया है, सेट ऑथर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। सेट ऑथर
सेट ऑथर ये है, सेट ऑथर को अपने राइटर टाइप ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था राइटर का, ये ऑब्जेक्ट मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो ये बुक का, ये समझ लें कि एक राइटर हमने डिफाइन कर दिया। एक बुक थी जिसका नाम था, बुक का नाम हमने रखा है बुक टाइटल 1, और उस बुक टाइटल 1 का जो राइटर हमने सेट कर दिया है जिसका नाम है राइटर 1। सिमिलरली आई कैन क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट जो कि रूट ऑब्जेक्ट है, रूट है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम सेट किया लाइब्रेरी डॉट सेट नेम। ये लाइब्रेरी में देखें सेट नेम मेथड कॉल किया है। और फिर मैंने नाउ देयर इज अ कलेक्शन। अब लाइब्रेरी के अंदर गेट बुक्स डॉट एड बुक, बेसिकली आई एम सेटिंग अ बुक ऑब्जेक्ट और आई एम एडिंग टू अ बुक ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में ये गेट बुक्स मेथड कॉल करके इसकी लिस्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है बुक का। इट मीन्स दैट कॉन्सेप्चुअली हम ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर एक बुक रख दी है हमने। इसी तरह हमने लाइब्रेरी में गेट राइटर्स डॉट ऐड राइटर किया, तो हमने लाइब्रेरी के अंदर एक राइटर ऐड कर दिया है। सो दिस हाउ वी यूज द जनरेटेड कोड एंड वी कैन क्रिएट द बिजनेस लॉजिक। लेकिन हमें देखें स्ट्रक्चरल जो कोड है वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हमें ऐसे बिजनेस लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टाइप ऑफ environment कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपर्स। इसका मैं आपको डेमो भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, बुक है, लाइब्रेरी राइटर, ये एनुमरेशन है। उसके बाद ये इसका ट्री व्यू नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद इसका जो जनरेटेड कोड है वो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये सारा जनरेटेड कोड है 3 पैकेजेस के अंदर। इसके अंदर फिर मैंने एक अपना पैकेज क्रिएट किया है, मेन मेथड क्रिएट किया है, कोड एग्जाम्पल डॉट जावा। और ये जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया है, दिस कोड इज हियर एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे हम प्रिंट लाइन, ये हम एक चीज़ हमने यहाँ पे ये सिस्टम प्रिंट लाइन लगाया है, तो ये माई बुक्स प्रिंट हो गया। और एक बुक का टाइटल प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो ये टाइटल प्रिंट हो गया। तो सिमिलरली जो भी हम प्रिंट करना चाहें कंसोल के ऊपर वो हम कर सकते हैं। तो द मैसेज ऑफ दी स्लाइड्स वाज that we can use the generated code to improve our productivity and efficiency. So this is again another advantage of this eCore modeling framework जो कि Java कोड जनरेट करता है। ये कंसोल प्रिंटिंग मैंने आपको दिखा दी है। ओके, सो इट एंड्स द बेसिकली आपको जो डेमोस्ट्रेट किया मैंने, ये किया कि ई कोड से हमने कैसे कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है जो जनरेट होता है और उसको अपने यूज़ कैसे करना है, और ये आपको आइडिया होना चाहिए। यू यू कैन बी वेरी प्रोडक्टिव अगर आपको इसको आइडिया है कि कैसे आपने कोड जनरेट करके यूज़ करना है, तो बहुत आपकी लाइफ आसान हो सकती है। और आपकी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब समवेयर सॉफ्टवेयर हाउसेज, तो ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन इन दिस सेक्शन? कोई रह गया क्वेश्चन तो पूछ लें, फिर हम यूएमएल शुरू करने लगे हैं। जी कोई बोलेगा हाँ हूँ, सोए हुए तो नहीं हैं आप? बोला तो करें ना, अभी सोए। करें स्टार्ट सर, यूएमएल करते हैं स्टार्ट।
अच्छा चलो ओके जी. सो इंट्रोडक्शन टू यूएमएल. This how we are going to cover what is UML, brief history, UML diagrams, UML modeling tools, etc. So UML stands for Unified Modeling Language. It is an industry standard graphical language for specifying, visualizing, constructing, and documenting the artifacts of software systems as well as for business modeling. UML uses mostly graphical notations to express the object-oriented analysis and design of software projects. तो ज़्यादातर नोटेशन यूज होती हैं इसमें. It simplifies the complex process of software design. A diagram is 1,000 words is equal to 1,000 words, and use diagram uses graphical notation, or UML uses graphical notations to communicate more clearly than natural language. Natural language is an imprecise language, and therefore we have to go in more detail. कोड में हमें ज़्यादा डिटेल में चाहिए होता है, जो कि हमें नेचुरल लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होता. It makes it easier for programmers and software architects to communicate. तो आपस में डिज़ाइन को कम्युनिकेट करना, एक्सप्लेन करना आसान होता है. It helps to acquire an overall view of the system, and UML is not dependent on any one language or technology. So UML by design, it is technology neutral language. That is again one plus point. और होना भी ऐसी चाहिए. डिज़ाइन आपका ओरिजिनल डिज़ाइन शुड बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, ताकि उसको फिर जिस भी टेक्नोलॉजी में आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें या कन्वर्ट करना चाहें, उस डिज़ाइन को लेके चलना चाहें, आप लेके जा सकें. लेकिन आपका टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, जिसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल भी कहते हैं, ज़रूर होना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का. UML moves us from fragmentation to standardization. UML से पहले स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नोटेशंस बना दी थी. अब यह कि स्टैंडर्डाइज हो गया है अंडर OMG, विच इज अ स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी. ये कुछ हिस्ट्री है UML की, कि देयर वर 4 amigos, 3 amigos, जैकबसन, बूच एंड रॉम्बाउ. इन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नोटेशंस इंट्रोड्यूस कर दी थी. फिर ये इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा भाई ये क्या, अपनी अपनी नोटेशन बना दी, हमने कोई एक यूनिफाइड नोटेशन बनाते हैं. So in 1995 they introduced UML 0.8. Then a process of improvement started, और चलते 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 अभी हम UML 2.5 पे पहुंच गए हैं, which is the current approved version. आगे 2.5.1 2 उन पे भी काम हो रहा है आजकल. अच्छा, this is the hierarchy of UML diagrams. यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है. इसमें लेफ्ट साइड पे देखें तो स्ट्रक्चरल डायग्राम सारी शो की गई हैं, और राइट साइड पे ऑल बिहेवियर डायग्राम्स आर शोन. स्ट्रक्चर डायग्राम में कौन कौन सी डायग्राम आ रही हैं? क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम. और राइट साइड पे देखेंगे बिहेवियर डायग्राम में तो यूज केस डायग्राम, इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, एंड 4 इंटरेक्शन डायग्राम. इन सब को हम इंटरेक्शन डायग्राम भी कहते हैं. सेपरेटली यूज होती हैं, बट दीज आर ग्रुप्ड अंडर इंटरेक्शन डायग्राम. ये कौन कौन सी हैं? सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम, एंड इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम. तो आप काफ़ी सही डायग्राम है. फिर इस पैकी डायग्राम की एक स्पेशलाइज्ड डायग्राम होती है,
ब्लू में इसलिए शो किया है कि यूएमएल के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मॉडल की डायग्राम बनानी हो तो वी मेक यूज ऑफ पैकेज डायग्राम। इसी तरह एक मैनिफेस्टेशन डायग्राम होती है, अगर हमने ये बनानी हो तो वी मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट एज वेल एज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। और नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम भी सेपरेट बनाई जा सकती है यूजिंग डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो जो ब्लैक में है दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, एंड ब्लू में समझ लें कि एक तरह की उनकी अडॉप्टेशन है कि उनको फर्दर स्पेशलाइज पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? नो सर। नो सर। चलें आगे चलते हैं। Starting from the structure diagram, structure diagram shows static structure of the system and its parts on different abstraction and implementation levels and how these parts are related to each other. तो एक तो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल यूज़ कर रहे होते हैं हम, दूसरा उनकी आपस में रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर। स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर नॉट यूटिलाइजिंग टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डू नॉट शो डिटेल्स ऑफ डायनेमिक बिहेवियर। तो स्ट्रक्चर डायग्राम में जो बुनियादी डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और डायनेमिक डायग्राम में, स्ट्रक्चर डायग्राम में टाइमिंग नहीं होती, सीक्वेंसेस नहीं होते, ये चीज़ नहीं होती कि जी कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, इस टाइप का चीज़ नहीं होती स्ट्रक्चर डायग्राम में। सिर्फ कनेक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, हु नोज हुम, और उसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं। स्टैटिक जो एक स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ आ जाती है। Okay, so we are going to cover three diagrams, that is class diagram, profile diagram, and object diagram. Let's start with the class diagram. The class diagram is a static structure diagram which describes structure of the system at the level of classifier. क्लासीफायर में क्लासेस, इंटरफेसेस और इस तरह डेटा टाइप्स बहुत सी कैटेगरीज होती हैं क्लासीफायर में। It shows some classifiers of the system, subsystem or components, different relationships between classifiers, their attributes, operations and constraints. So इसमें हम सिस्टम, सब सिस्टम कंपोनेंट शो कर सकते हैं, इसमें रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, एट्रीब्यूट बता सकते हैं, ऑपरेशन बता सकते हैं, कंस्ट्रेंट शो कर सकते हैं। Some common type of class diagrams are domain model diagram and system model diagram of implementation classes. तो डायग्राम वही यूज होगी यूएमएल की। अगर हम डोमेन कॉन्सेप्ट डाल देंगे तो हम उसे डोमेन मॉडल डायग्राम कहेंगे, अगर हम ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्सेप्ट डाल देंगे उसके अंदर तो वो बन जाएगी सिस्टम मॉडल डायग्राम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेन मॉडल डायग्राम। इसको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल भी कह सकते हैं। जब हम एमडीए कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो डोमेन मॉडल डायग्राम को एमडीए भी पीआईएम भी कह सकते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेटफॉर्म, इसमें सिर्फ डोमेन कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर, सब डोमेन कॉन्सेप्ट्स हैं। बुक है, बुक आइटम, ऑथर, अकाउंट, अकाउंट सेट, लाइब्रेरी। दूसरा, इसके अंदर कोई ऑपरेशंस नहीं है, गेटर सेटर नहीं है, मोस्टली एट्रीब्यूट्स हैं, क्लासेस के आपस में रिलेशनशिप्स हैं। और एट्रीब्यूट को कॉन्सेप्चुअली हम कहते हैं वी आर शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग समथिंग। एट्रीब्यूट डिपिक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी एंटिटी, जबकि ऑपरेशंस जो होते हैं वो शो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। तो डोमेन मॉडल डायग्राम में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग को कैप्चर करते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है जब आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो उसकी बेस पे हम बना देते हैं। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी जब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग, तो फिर आपने सोचना होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, टेक्नोलॉजीज भी आए, तो इस वजह से
जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग तक रहते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं और डोमेन लेवल के कॉन्सेप्ट आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. सो इन UML specification we can also specify reading order. यानी कि अगर ये रीडिंग ऑर्डर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ऐसे नहीं पढ़ना बुक रोट ऑथर, आई हैव टू रीड ऑथर रोट बुक. ये रीडिंग ऑथर ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कम्प्लेक्स डायग्राम में कंफ्यूजन होती है कि इसको रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है. तो इस वजह से रीडिंग डायरेक्शन को सपोर्ट करती है UML स्पेसिफिकेशन, लेकिन सारे टूल्स सपोर्ट नहीं करते. लेकिन UML स्पेसिफिकेशन में ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये रीडिंग ऑर्डर होना चाहिए. देन दिस पर्टिकुलर सिंबल इज ऑफ अ जनरलाइजेशन सिंबल. इसको हम जनरलाइजेशन सिंबल कहते हैं. कई दफ़ा हम बैचलर लेवल पे आपने स्पेशलाइजेशन का वर्ड यूज़ किया होगा, लेकिन UML टर्मिनोलॉजी में इट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन. क्या मतलब हुआ इसका कि बुक आइटम जनरलाइजेस अ बुक, यानी कि बुक ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है और बुक आइटम लेस जनरल या ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट है. फिर UML में जो अटैलिक में नाम लिखा होता है, फॉर एग्जांपल बुक का नाम अटैलिक में है लेकिन ऑथर का नाम अटैलिक में नहीं है, तो जो अटैलिक में नाम लिखा होता है इट डिपिक्ट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो नाम होता है ये ऑटोमेटिकली जब उसका एब्स्ट्रैक्ट को आप चेक करते हैं, ट्रू करते हैं, तो ये अटैलिक में हो जाता है नाम. तो इट इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड इन UML. फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिशन का और एग्रीगेशन का. ठीक है, ब्लैक डायमंड जो होगा दैट इज कंपोजिशन. इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. और एग्रीगेशन जो है इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ वीकर रिलेशनशिप. है ये एसोसिएशन ही, बट दिस इज एन एसोसिएशन विद कंपोजिशन, दिस इज एसोसिएशन विद एग्रीगेशन, और सिंपल एसोसिएशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसोसिएटिंग डिफरेंट क्लासेस. अच्छा जी, और इसमें यूजेस रिलेशनशिप काफ़ी जगहों पे यूज हुआ हुआ है. यूज 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 इसको मैं आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा आपको. A basic usage relationship between two elements indicates that class requires the presence of another class. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एरो मेरा इस तरफ है यूज की तरफ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैटर्न क्लास requires search interface for its operation. I repeat, pattern class requires सर्च इंटरफेस फॉर इट्स ऑपरेशन. तो यह इसको ये यूज़ कर रही है फॉर करेक्ट ऑपरेशन, इट्स करेक्ट ऑपरेशन. तो ये यूजेज का कॉन्सेप्ट है. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? सही जो आप बुक बता रहे थे कि इटैलिक होगा. ये वाला ये बता दें दोबारा. ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास UML में डिफाइन की जाती है ना, तो जैसे ही उसमें वो उसका बूलियन एट्रीब्यूट होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट ट्रू करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी क्लास, और फॉल्स करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगी. तो उसका इसके विजुअल अपीयरेंस के साथ ताल्लुक होता है. जैसे ही आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज इस नेम विद अटैलिक. इसका नाम अटैलिक में हो जाता है. या ये UML स्टैंडर्ड है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम शुड बी इन अटैलिक. इज इट क्लियर? जी सर. एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये पैटर्न की जो क्लास है, अकाउंट की क्लास है, इनके बीच में एग्रीगेशन का बना हुआ एसोसिएशन, और उसमें एक एरो भी लगा हुआ है. ये डायरेक्टेड एसोसिएशन है. इसका डायरेक्टेड रूल का नाम नहीं होगा सर? हाँ, इसका रूल का नाम नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ इसमें, यहाँ नहीं दिया हुआ. नॉर्मली एज गुड प्रैक्टिस देना चाहिए, लेकिन होना चाहिए असूली बात. ठीक है कि यहाँ पे इसका कोई ना कोई इसका रोल डिफाइन करना चाहिए. वजह यह है कि जब हम डायरेक्टेड एसोसिएशन की बात करते हैं
तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंट नोज अबाउट पैटर्न बट पैटर्न डज नॉट नो अबाउट अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट के अंदर पैटर्न का कोई ना कोई रेफरेंस पड़ा होना चाहिए, किसी कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हुआ होना चाहिए, कुछ ऐसा की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पे अकाउंट मीनिंगलेस है क्योंकि पैटर्न जो है वो इस साइड पे नहीं देख सकता, तो इसके लिए मीनिंगलेस है ये वाला नाम। लेकिन इस तरफ कोई एक नाम होना चाहिए था जिसको हम रोल कहते हैं। ये जो एसोसिएशन के एंड पे चीज़ें आ रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड रोल्स। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जी अकाउंट क्लास इज प्लेइंग रोल ऑफ अकाउंट विद पैटर्न क्लास, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो रोल रोल से जब ट्रांसलेट करते हैं उसको किसी कोड में, तो वो रोल एक तरह का एट्रीब्यूट, उस नाम का एट्रीब्यूट बन जाता है, उस टाइप का जिस टाइप के साथ एसोसिएशन कनेक्टेड होती है। ये मैं अगली स्लाइड पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, एक एरोनी मैंने डिस्कस किया, दैट इज ऑफ इंटरफेस रियलाइजेशन। इंटरफेस रियलाइजेशन मींस इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर ये एरो बने हुए हैं इंटरफेस सर्च और इंटरफेस मैनेज, तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये कैटलॉग क्लास है। कैटलॉग क्लास इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ दीज इंटरफेसेस। सर्च इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करेगी ये क्लास, और साथ ही मैनेज इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसको शो करने के लिए हम इंटरफेस और क्लास के दरमियान में ये डॉटेड लाइन के साथ जो एरो हेड वाला सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू शुड नॉट कंफ्यूज दिस सिंबल विद द जनरलाइजेशन सिंबल। जनरलाइजेशन सिंबल में ये सॉलिड लाइन होती है, जबकि इंटरफेस रियलाइजेशन में डॉटेड लाइन होती है। बाकी एरो हेड दोनों का सेम है। ठीक है जी, ये एक चीज़ मुझे याद आ गई, ये नहीं मैंने बताई थी। तो आगे चलें फिर अगली स्लाइड में। यस सर। चलो, okay, this is an example of system model diagram of implementation classes. अब हम ये समझ लें कि हमने फर्दर काम किया है टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। अभी भी हम क्लास डायग्राम ही है ये, बट दिस क्लास डायग्राम्स आर हैव वेरी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स हैं। इवन ये एट्रीब्यूट्स के विजिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं आपको। ये प्लस का मतलब होता है पब्लिक विजिबिलिटी, प्राइवेट माइनस है तो प्राइवेट, हैश साइन है तो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी है, जो कि पैकेज के अंदर ही होती है, विद इन पैकेज और विद इन इट्स हायरार्की। और ये फॉरवर्ड स्लैश होता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का, और ये जो डेल्टा होता है डिल्डा, दैट इज पैकेज विजिबिलिटी, यानी विद इन पैकेज। ठीक है। प्रोटेक्टेड जो होता है वो अपनी हायरार्की के अंदर जो होगी विजिबिलिटी होगी, हायरार्की से बाहर नहीं होगी। पैकेज की विद इन पैकेज होगी। प्राइवेट नो विजिबिलिटी आउटसाइड, पब्लिक ओपन टू एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये 4 विजिबिलिटीज होती हैं यूएमएल में। तो क्योंकि हम ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल में इसको डेवलप किया हुआ है। इसमें ये पब्लिक विजिबिलिटीज़ हैं एट्रीब्यूट्स की, यहाँ पे कुछ की प्रोटेक्टेड हैं, कुछ की पब्लिक हैं, यहाँ पे कुछ पैकेज विजिबिलिटी आ रही हैं। ठीक हो गया। साथ ही साथ इसके अंदर फिर ऑपरेशंस भी हैं, जैसे ये ऑपरेशन नजर आ रहे हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसे आप कह सकते हैं कि इट इज़ एमडीए कॉन्टेक्स्ट में इसको पीएसएम कह सकते हैं आप। इट कैन बी, यू कैन से दैट इट इज़ अ पीएसएम, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल है ये मॉडल ही, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिटेल्स हमने ज़्यादा डाल दी हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम कहते हैं जी इट इज़ अ सिस्टम और डायग्राम। बोथ डायग्राम विल बी यू, बोथ दीज थिंग्स विल बी यूज कैन बी क्रिएटेड इन अ क्लास डायग्राम। एक में डिटेल ज़्यादा है और एक में डिटेल कम है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? इसमें एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्रिएट स्टीरियोटाइप। ये जो होता है इसे स्टीरियोटाइप कहते हैं हम। तो प्रीव्यू इज एन ऑपरेशन विद
क्रिएट स्टीरियोटाइप। तो क्रिएट स्टीरियोटाइप हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर, कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जब क्लास क्रिएट होगी तो उस वक्त ये कॉल हो रहा होता है। ठीक है जी, आगे चलें। हाँ सर। Okay, now let's see how can we relate these class diagram concepts with Java. तो स्पेशली एसोसिएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अ फोन कैन हैव 12 बटन्स, 15 बटन्स। अ फोन कैन हैव एग्जैक्टली 15 बटन्स, और ये उसका रोल है एसोसिएशन का, कि फोन को अपने बटन्स को पहचानता है वो, बट इट्स बटन के रोल में है, यानी बटन क्लास इज प्लेइंग रोल ऑफ इज बटन विद फोन, इस तरह भी कह सकते हैं हम। अब क्योंकि 15 बटन, फोन शुड हैव द कैपेबिलिटी, फोन का इंस्टेंस की पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 15 बटन एग्जैक्टली उनके ऑब्जेक्ट्स को रख सके अपने पास, जो उसके बटन है उसी के है ना, तो उसको अपने पास रखने का उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो जावा में इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो अब ये देखें, हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है, एक एरे क्रिएट की है। एरे क्रिएट किया इस बटन के नाम से, उसके एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स हैं, और दिस एरे इज ऑफ टाइप बटन टाइप क्लास किया है, और प्राइवेट हमने इसको रखा हुआ है, पब्लिक भी कर सकते हैं। जनरली हम एट्रीब्यूट्स एरेज वगैरह को प्राइवेट ही रखते हैं। तो यू कैन सी हाउ एसोसिएशन और मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट कैसे ट्रांसलेट हो रहे होते हैं जावा कोड में। कोई किसी भी लैंग्वेज के कोड के साथ ट्रांसलेट किया जा सकता है। एनदर एग्जांपल, यहाँ तो फिक्स बटन था, यहाँ पे अभी अनलिमिटेड बटन है, यू कांट फिक्स। तो ये है जी, फोन बुक कैन हैव एज मैनी फोन नंबर्स एज इट विशेस इट, और ये है इट्स फोन नंबर्स रोल है। अब क्योंकि ये आ गया है, फिक्स नंबर नहीं है, नंबर के कोई भी हो सकता है, तो जावा में डायनेमिक एरेज भी होती हैं। तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ डायनेमिक एरे विच इज कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर का ही हमने एट्रीब्यूट बना दिया वेक्टर टाइप का, और उस एट्रीब्यूट का नाम रख दिया हमने इट्स फोन नंबर्स। अब इस वेक्टर में की कैपेबिलिटी है कि इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स डालते रहें आप। तो अगेन यू कैन सी कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे जावा कोड में हैंडल किया जा सकता है। यू मे यूज अदर डायनेमिक कलेक्शन एज वेल, हैश सेट भी एक चीज़ होती है, फिर लिस्ट भी होती हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ इंटरफेस एंड अ क्लास। हम कहते हैं जी इंटरफेस, ये जो क्लास है, दिस क्लास इज रियलाइजिंग दिस इंटरफेस। इसमें डॉटेड लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे सॉलिड लाइन गलत लगी हुई है, दिस शुड बी डॉटेड लाइंस, क्योंकि इंटरफेस रियलाइजेशन है, ये इंटरफेस है, ये क्लास है। तो इंटरफेस रियलाइजेशन है, अब ये क्लास है और ये इंटरफेस है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं जावा में? तो हम एक इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं बटन लिसनर के नाम से, एंड इट वे मे हैव समथिंग। तो दिस कोड इज बेसिकली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इंटरफेस नोटेशन। एंड बटन डायलर की एक हम क्लास बना सकते हैं, बटन डायलर अडॉप्टर क्लास। इट इम्प्लीमेंट्स बटन लिसनर, तो ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है बटन लिसनर। ये जो इम्प्लीमेंट बटन लिसनर है, ये समझ लें इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इंटरफेस रियलाइजेशन एरो, एंड दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस क्लास। इसी तरह यूएमएल के अंदर इंटरफेस को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जी बटन डायलर अडॉप्टर क्लास जो है, इट इज प्रोवाइडिंग दिस इंटरफेस बटन लिसनर। तो ये प्रोवाइडेड इंटरफेस का एक नोटेशन है। जो भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, इसका मतलब वो इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कर रही है किसी भी क्लाइंट को।
So that's why we are using a symbol of provided interface. So button in a dialer adapter class is providing interface of button listener, or it is providing button listener interface. Any question on this slide? हाँ जी, चलें आगे फिर। जी सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ यूजेस रिलेशनशिप हमने पीछे देखा था स्लाइड्स में, ए यूजेस बी। इसका क्या मतलब है? द फॉलोइंग सिंपल स्टेट दैट क्लास ए यूजेस और डिपेंड्स ऑन क्लास बी इन सम वे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताने का तरीका है। फॉर एग्जांपल अभी हम डिजाइनिंग फेज में है और इनिशियल स्टेज में हमें नहीं पता ए क्लास कैसे यूज करेगी बी क्लास को, कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगी या क्या करेगी। तो हम इनिशियली, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है, ऐसा ऐसा हम रिफाइनमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डिपिक्ट करने के लिए हम यूजेस रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। अब यूजेस सब्सिक्वेंटली जब हम डिटेल में जाते हैं तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मैनी वेज। इसकी एग्जांपल मैं आपको दो बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि ये क्लास है, ए क्लास के अंदर देयर माइट बी सम मेथड, और उस मेथड में कोई बी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना हो हमने। दिस कुड बी वन सिनेरियो ऑफ क्लास ए यूजिंग क्लास बी, के उसका कोई मेथड है जिसमें उसने आपने क्लास बी का बी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पास करना हो, तो हम कह सकते हैं जी क्लास ए यूज कर रही है। इसी तरह ये करने के लिए इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा क्लास बी को। तो इसका मतलब है कि इसकी क्योंकि डिपेंडेंसी है तो देन दिस क्लास हैज टू इंपोर्ट क्लास बी। Another situation could be that in some method class A is instantiating the object of class B and then making use of it. So this could be another way of thinking that class A is using class B. Any question at this slide? No sir. Okay, thank you. Now I'll give you a little demo. थोड़ा सा आपको UML का भी चेहरा कराएं। Here this is a Papyrus tool. Papyrus is a UML tool, और ये इस वक्त जो वर्जन मैंने खोला हुआ है इट इज Papyrus 4.8, और ये Eclipse के वर्जन 2020-06 में डिप्लॉय हुआ है, या इसका प्लगइन है, एक प्लगइन इसका यूज हो रहा है। Eclipse मॉडलिंग का जो है 26 में, यानी कि जून 2020 का जो वर्जन है उसमें इंस्टॉल हो रहा है, हुआ है। और Papyrus इज अ UML टूल। अगर आप जाएंगे इसकी हेल्प में तो आपको यहाँ पे Papyrus गाइड मिलेगी। Papyrus गाइड में आपको यूजर गाइड नजर आ रही है, स्टार्टर गाइड है, देन आपको इसमें पूरी डिटेल लंबी चौड़ी मिलेगी, डिफरेंट डायग्राम बनानी, फंडामेंटल बैकग्राउंड स्ट्रक्चर वगैरह क्या कुछ है इसका। अच्छा, इसी तरह Papyrus तो हो गया ग्राफिक एडिटर है कि जिसके अंदर हम UML डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें UML 2 की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। UML इम्प्लीमेंटेशन जावा में ही है इसकी, और इसमें कुछ ट्यूटोरियल वगैरह पड़े हुए हैं। लेकिन ये जैसे हमने E-core का देखा है ट्री व्यू, इसी तरीके से UML भी मॉडल को भी हम ट्री व्यू में
और ये भी XML फॉर्म में सेव हो रहा होता है UML का मॉडल। ये देखें ट्री व्यू नज़र आ रहा है, UML मॉडल है, इसके अंदर पैकेजेस हैं, प्रिमिटिव टाइप हैं, एनुमरेशन डिफाइंड है, क्लासेस हैं मुख्तलिफ किस्म की। अब ये एड्रेस क्लास अटैलिक में आ रही है, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। फिर डिफरेंट एसोसिएशन हैं आपस में क्लासेस की। तो ये एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप इसका, मैं इसका ये ग्राफिकल व्यू दिखाऊं, डायग्राम दिखाऊं, ये बेसिकली एक PNG फाइल है, ये एक UML डायग्राम बनी हुई है। पॉइंट ऑफ सेल एक एप्लीकेशन है, उसकी डायग्राम है, और इसमें आपको मुख्तलिफ क्लासेस नज़र आ रही हैं, सप्लायर क्लास, कस्टमर क्लास, परचेज ऑर्डर क्लास, आइटम क्लास, एड्रेस क्लास की फर्दर कुछ स्पेशलाइजेशन नज़र आ रही हैं आपको, एनुमरेशन है। एंड दीज फोर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, डेट, string, these are, or SKU is a data type. So 4 data types have been defined. UML में आप data types define कर सकते हैं। तो ये 4 data type define किए हैं। ये data type यूज हो रही है यहाँ पे कहीं, जैसे ये लिखा हुआ है ship date, type date है, part number की type SKU है। तो these data types are being picked from here। ये string है, string यूज हो रही है, integer यूज हो रही है। तो सारी क्लासेस के अंदर 4 data type यूज हो रही हैं। इसी तरह ये न्यूमरेशन है, ऑर्डर स्टेटस, ये भी एज अ डेटा टाइप यूज हो रही है स्टेटस एट्रीब्यूट के साथ। इसका मतलब स्टेटस एट्रीब्यूट के इन 3 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, पेंडिंग, बैक ऑर्डर और कंप्लीट। और ये इसकी ये है ट्री व्यू में नज़र आ रहा है पूरा मॉडल। इसकी आप प्रॉपर्टीज दे सकते हैं किसी भी क्लास की। कस्टमर क्लास है, ये उसकी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको। ऑर्डर स्टेटस है, उसकी क्लास नज़र आ रही है। अब UML इसका ग्राफिकल मॉडल भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये UML मॉडल का नाम है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू पपायरस मॉडल, और ये UML मैंने चेक हुआ है, इसको मैंने चेक किया है, ऑलरेडी चेक्ड है, और मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे बन जाए इसका पपायरस मॉडल, मीन्स ग्राफिकल मॉडल। ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ कि क्लास डायग्राम के अंदर बने। दीज आर ऑल डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ UML। आई हैव चोजन क्लास डायग्राम। मैं इसकी क्लास डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो ये पूरा एडिटर खोल गया, लेकिन इस पे डायग्राम कोई नहीं है। ये पपायरस में डायग्राम, इसको थोड़ा सा घुमा के है तरीका डायग्राम बनाने का। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है इसका। यहाँ पे ये DI के नाम से एक फाइल बन गई है, .DI एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें ये जो जितने UML के डिफरेंट क्लासेस और चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये मैंने भी ग्राफिकली डिपिक्ट करनी है। सो व्हाट कैन आई डू, राइट क्लिक करूँगा मैं, फिल्टर्स एंड सिंक्रोनाइज विद मॉडल। तो अब ये देखें, ये 4 प्रिमिटिव टाइप हैं, ये 4 इसमें आ गई यहाँ पे। ये एनुमरेशन है, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, बल्कि इनको यूँ लगा लेते हैं। These are primitive type data types। ये एनुमरेशन है, एनुमरेशन के इसके लिटरल नज़र नहीं आ रहे हमें, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं फिर जाऊँगा फिल्टर्स में और सिंक्रोनाइज विद मॉडल करूँगा, तो इसके लिटरल जो मॉडल में थे वो आ गए हैं। इसी तरह इन क्लासेस में भी एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहे हमें, तो हम ये कर सकते हैं कि सारी क्लासेस को सिलेक्ट करें, ना इनकी आपस में एसोसिएशन नज़र आ रही है हमें, और मैं फिर राइट क्लिक करूँगा और फिल्टर्स में जाऊँगा एंड आई विल प्रेस सिंक्रोनाइज विद मॉडल। तो ये देखें पूरी ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, और इसको मैं देखता हूँ अगर राउटिंग हो जाए। लेट्स सी, रेंज ऑल करके देखते हैं। ये देखें इसने कोई अरेंजमेंट की है,
कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, इतनी अच्छी तो नहीं की लेकिन फिर कुछ ना कुछ कर दिया। बाकी को हमें फिर फाइन ट्यून करना पड़ेगा बैठ के। सेंट्रल क्लास हमारी ये परचेज ऑर्डर क्लास है, इस पे सारे सबसे ज़्यादा कनेक्शन इसके साथ है। अगर मैं इसकी ग्राफिकल डिपिक्शन देखूं तो ये दिस इज परचेज ऑर्डर क्लास। पहला एक्सपोजर दिया मैंने पपायरस का। पपायरस इज अ यूएमएल टूल और इट इज स्ट्रिक्टली कंप्लायंट विद यूएमएल 2.5 स्टैंडर्ड। और इसकी ग्राफिकल डिपिक्शन के लिए की इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट है, जो कि मैंने ये दिखाया है। ये इसमें जब आप किसी भी मॉडल को राइट क्लिक करते हैं तो आपको नजर आएगा कि यूएमएल के ग्राफिकली यूएमएल मॉडल को डिपिक्ट करने के लिए देयर इज यूएमएल मॉडल एडिटर। ये भी मैंने यूएमएल मॉडल एडिटर में खोला हुआ है पूरा यूएमएल मॉडल। कहाँ गया ये वाला, दिस वन, ये पूरा मॉडल खोला हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम ये आप डायग्राम्स खोलें, कुछ और भी नजर आएगा आपको। पपायरस न्यू डायग्राम, तो ये आपको डायग्राम कोई भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यूज केस डायग्राम क्रिएट करनी है मैंने, तो इसी मॉडल के अंदर, यानी ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल के अंदर ही, क्योंकि मॉडल एक ही है उसकी डायग्राम डिफरेंट है, तो एक ही मॉडल के अंदर हम सारी डायग्राम एक ही मॉडल में क्रिएट करते हैं। तो ये डायग्राम भी इसी मॉडल के अंदर ही क्रिएट होगी। और यहाँ नज़र भी आ रहा है कि एक टैब क्लास डायग्राम का है तो एक टैब बन गया यूज केस डायग्राम का। और इस पैलेट से हम क्रिएट कर सकते हैं वेरियस, वी कैन क्रिएट वेरियस यूज केसेस एंड सिमिलरली अदर डायग्राम्स एज वेल। ये एक्टर एसोसिएशन है, सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल डायग्राम्स। तो अभी तक आपको ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक यूएमएल का एक्सएमएल वर्जन होता है, जो कि इसको मैं बल्कि एक्सएमएल में भी दिखा देता हूँ आपको। एक्सएमएल व्यू ओपन विद एक्सएमएल एडिटर, तो ये देखें पूरा एक्सएमएल में मॉडल बना हुआ है। ई कोर मॉडल भी एक्सएमएल वर्जन होता है उसका, और ये भी एक्सएमएल में सारा। इस एक्सएमएल को हम एक्सएमआई कहते हैं, एक्सएमआई। ये इसका एक्सएमएल व्यू है, पैकेज इंपोर्ट है, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की इसकी डिटेल नज़र आएंगी हमें। तो ये है एक्चुअल इसका जो, जिसमें ये सीरियलाइज होता है या सेव हो रहा होता है जिस फॉर्म में, दैट इज एक्सएमएल। अच्छा जी, और इसमें, हाँ, इसमें अब अगर मैं यूएमएल मॉडल से कोड जनरेट करना चाहता हूँ, जैसे भी मैंने आपको ई कोर मॉडल से कोड जनरेट करके दिखाया, तो इसके अंदर एक यूटिलिटी अवेलेबल है, दैट इज दिस वन, एक्लिप्स यूएमएल जनरेटर वर्जन 3.0.0। और ये इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ, एंड लेट मी जनरेट सम जावा कोड। तो मुझे करना ये होगा कि मैं जाऊंगा रन कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्सिलियो UML2 जावा जनरेटर। इसमें मैं एक यहाँ प्लस का बटन दबाऊंगा, तो एक ये नई लॉन्च मेरी आ गई है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लेक्चर जावा कोड जनरेशन।
अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ से ब्राउज करके जो यूएमएल मॉडल है वो मैंने ढूंढना है। अभी मैंने आपको जो यूएमएल मॉडल खोल के दिखा रहा हूँ, इसका नाम है एक्सटेंडेड PO2 UML। ये मॉडल मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाकी अब ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जावा का, तो ये जावा का नाम होगा UML2 जावा, और इसका उसका जो सोर्स फोल्डर होगा वो होगा JRE एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। मैंने 11 इंस्टॉल की हुई है, तो आई कैन सेट 11, अप्लाई करता हूँ मैं एंड आई रन इट। तो ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन एक्लिप्स UML2 जावा, ये एक प्रोजेक्ट बन गया है और इसके अंदर कोड काफ़ी सारा जनरेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये कोड इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना ई कोर मॉडल से जनरेट हुआ है कोड। ये इतना सोफिस्टिकेटेड कोड नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सपोजर दूंगा कि किस तरह का कोड है ये। I have opened Java browsing perspective और YAML to Java, ये इसका पैकेज है। पैकेज को क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लासेस हैं जो जनरेट हुई हैं। एड्रेस, कस्टमर, इसको मैं ठीक है जी, मैं इस क्लास को डबल क्लिक करता हूँ तो ये अभी मैंने एड्रेस क्लास खोली। एड्रेस क्लास ये नज़र आ रही है आपको। तो एड्रेस क्लास को क्लिक किया मैंने, तो इसके अंदर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, नेम नज़र आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग, कंट्री टाइप स्ट्रिंग नज़र आ रहा है। इसी तरह इसमें इस कंस्ट्रक्टर इसका नज़र आ रहा है, एड्रेस कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है, फिर नेम और कंट्री के गेटर सेटर नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जनरेट हुई हैं जो मैंने जनरेट की हैं इस मॉडल से। ये कोड जनरेट हुआ है। तो एड्रेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये देखें टैलिक में एड्रेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। ये देखें लिखे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एड्रेस, और इसमें बाकी इसके गेटर सेटर जनरेट हो गए हैं और बाकी चीज़ें इसकी जनरेट हो गई हैं। सबसे जो कॉम्प्लेक्स क्लास है वो परचेज ऑर्डर की है। परचेज ऑर्डर पे चलते हैं। दिस इज परचेज ऑर्डर क्लास। डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर। परचेज ऑर्डर क्लास है, इसमें आप देखें बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें नज़र आ गई हैं। परचेज क्लास में एक बिल टू की एक एसोसिएशन है। देखते हैं बिल टू को कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसने। बिल टू इज बिल टू को नल असाइन किया है और इसकी टाइप है एड्रेस टाइप की है। बिल टू की टाइप एड्रेस ही होनी चाहिए, तो एड्रेस टाइप नज़र आ रही है आपको। इसी तरह शिप टू भी है, वो भी ऐसी होगा शिप टू। इसकी भी रिटर्न टाइप इसकी टाइप एड्रेस है, एड्रेस क्लास के साथ अटैच है ये। इसी तरह परचेज ऑर्डर आइटम के साथ मैनी आइटम्स का है। मल्टीप्लिसिटी मैनी को देखते हैं ये कैसे इंप्लीमेंट हुई है इसमें। ये आइटम्स है, ये आइटम से देखेंगे तो इन्होंने कलेक्शन जो जनरेट हुई है वो हैश सेट यूज जनरेट हुआ है कलेक्शन का जावा का, इंस्टेड ऑफ वेक्टर और एनी एरे। तो ये हैश सेट जनरेट हुआ है इसके लिए अगेंस्ट। और इसमें जावा में डेटा टाइप प्रिमिटिव टाइप का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। इसमें क्लासेस जनरेट होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्लासेस जनरेट नहीं की हैं इस कोड ने। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस देखें, एनुमरेशन कैसे, ये एनुमरेशन का कोड जनरेट हुआ है।
पेंडिंग बैक ऑर्डर, तो ये एनुमरेशन का देखें, ये पेंडिंग, फिर ये बैक ऑर्डर और ये कंप्लीट। तो दीज 3 लिटर्स आर डिफाइंड फॉर ऑर्डर स्टेटस एनुमरेशन। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि यूएमएल से भी कोड जनरेट किया जा सकता है। ये वाला कोड तो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन है कि अगर हम ये बात करें कि जी हम प्रोडक्टिविटी हमारी कोड, अगर हमें कोड जनरेट हो जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो कुछ हद तक डेफिनेटली ये कोड भी हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। इसी तरह जब क्लासेस जनरेट हो गई हैं तो वी कैन क्रिएट अ मेन क्लास और इन सारी क्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस डेमो? ठीक है, तो ये आजकल ये वाला जो प्लग इन है ये इन्होंने कहीं छुपा लिया, इसलिए मैंने पिछला 26 का वर्जन पपायरस का आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन के इस तरह के ट्यूटोरियल अवेलेबल होते हैं, फ्री है ये। जो हमारे परचेज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें तो कोड जनरेटर्स होते ही हैं। तो ये हो गया। अब आपको मैंने क्लास डायग्राम पढ़ाई थी, क्लास डायग्राम से मैंने कोड जावा यूएमएल क्लास डायग्राम से भी कोड जनरेट करना मैंने आपको सिखाया। एक तरीका और विच इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ जनरेटिंग कोड फ्रॉम यूएमएल, वो ये है कि हम ये काम करें कि we create a new project। मैं देखता हूँ इसमें अगर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो EMF प्रोजेक्ट, UML Gen। अब यहाँ पे आके मुझसे पूछ रहा है ये एक और प्रोजेक्ट जनरेट करेगा, लेकिन ये मुझसे आके पूछ रहा है कि किस मॉडल्स को इंपोर्ट करके अपने ई कोर मॉडल बनाना है। तो मैं कहता हूँ जी UML मॉडल मैं इंपोर्ट करूँगा। तो अब मैं यहाँ से ब्राउज वर्क स्पेस से मैं ये करता हूँ कि ये जो UML मॉडल यहाँ मैंने पढ़ा हुआ था, अभी आपको दिखाया मैंने, ये वाला मॉडल, ये मैं इसको इनपुट दे देता हूँ। अब ये मुख्तलिफ बता रहा है जी किसके साथ क्या सलूक करेगा, ये किस एसोसिएशन के साथ क्या करेगा, क्लासेस के साथ क्या करेगा, ऑपरेशन के साथ क्या करेगा, वो सारा बता दिया। नाउ मैंने क्या करना है उसके बाद कि जनरेट मॉडल, choose option, specify one or more UML, XML URI, try to load them। अच्छा, अब मैंने लोड का मेरा ख्याल बटन दबाना है, ये लोड का मैंने बटन दबा दिया। उसके बाद ये वो लोड का बटन दबाया तो ये नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, और ये EP2 पैकेज का नाम बनने जा रहा है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कौन सा कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पे UML Gen प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये EP2.eCore मॉडल जनरेट हो गया है। इसको हम खोल के देखते हैं तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स जनरेट हुई हैं, फिर ये क्लासेस जनरेट हो गई हैं, तकरीबन ठीक ही उसी तरह की चीज़ बन गई है जैसे UML मॉडल है। ये क्यों पॉसिबल है? वजह ये, जैसे मैंने आपको बताया था MDA में, कि ये अब हम लेवल 2 का मॉडल जनरेट कर लिया मैंने। UML मॉडल बनता है M1 पे, और ये जो इकोर है ये M2 पे है, लेकिन क्योंकि दीज ऑल आर M1 इज ड्राइव्ड फ्रॉम M2, तो हम वी कैन इजीली ट्रांसलेट
M1 लेवल मॉडल इनटू M2 लेवल मॉडल। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया M2 लेवल मॉडल में। हम ट्रांसलेट हमने इसलिए कर लिया है कि M2 से हमें पता है कि हमारे पास कोड जनरेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो हम यही, आपको ये जेन मॉडल नज़र आ रहा है, ये भी साथ बन गया है। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जनरेट मॉडल कोड। तो ये सोर्स 3 पैकेजेस जनरेट हो गए हैं, EP2 इम्प्लीमेंटेशन, EP2 यूटिलिटी। किसी एक पैकेज में से फिर एरर आई है, बाकी सारा कोड क्लीन है, हमारा साफ है। और ये सारे इंटरफेसेस बन गए हैं। एंड ये इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम देख के, अंडरस्टैंड करके, देन उसकी हम करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ पे है, क्या एरर है। ये डेट डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं किया इसने। अब ये मुझे इससे पूछ रहा है कि डेट इंपोर्ट कर लें, डेट क्लास। तो यहाँ पे जो जावा यूटिलिटी की डेट क्लास है, इसको मैं इंपोर्ट करके ये एरर अपनी ख़त्म कर सकता हूँ। SKU की टाइप है ही नहीं जावा में, तो इसकी मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। उसी मैं क्लास क्रिएट कर दूंगा या इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा, तो इसका मसला, या एनुमरेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये क्रिएट कर दूंगा तो ये एरर भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेट मी क्रिएट enumerations। ठीक है जी। अब इसमें मैं लिटरल डाल सकता हूँ, जो भी लिटरल डालने हैं मैंने, ABC करके अगर होता है मुझे, लेकिन आई कैन डू इट लेटर ऑन एज वेल। तो थोड़े सा नोक प्लग दुरुस्त करेंगे तो आपको अब ये कोड अवेलेबल है, सोफिस्टिकेटेड कोड। और इसको आप मेन मेथड बना के एंड यू कैन मैनिपुलेट। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग कोड फ्रॉम UML इन Eclipse। और ये कोड सारे उसमें पैटर्न्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, सारा ऐसा तब। ओके जी। तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? चले, मेरा ख्याल है ब्रेक करते हैं 15-1 मिनट की। टाइम हमारा 9 बजे तक है। अभी टाइम क्लास का टाइम हो गया 6 से 9। ठीक है, तो थोड़ी सी ब्रेक करते हैं। देन विल, अभी हुआ है टाइम 8:10। विल रीस्टार्ट एट 8:25।